हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड जो है 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी का उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ये जो चैप्टर है वो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। जो पिछली मैंने वीडियोस डाली हैं हम इसके साइंस के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। अब जो सेकंड चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने ये जो चैप्टर है डिटेल में नहीं पढ़ा, वो वीडियोस नहीं देखी, तो मैंने उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प मिल सके। तो जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं या चैप्टर डिटेल में पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ईजी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा, सारा कुछ पता होगा कि एसिड बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी इजी होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर सेकंड के, हम वो करने चाह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कर्ड होता है और सौर सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते। मींस कि हम उनको मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखते। तो हमें पता है कि सौर सब्सटेंसेस से सीधे क्या दिमाग में आया कि क्या होगा, एसिड्स होंगे, क्योंकि हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था दे आर सौर इन टेस्ट। तो क्या होंगे, ये एसिड्स होंगे। तो आइए आंसर देखते हैं। कर्ड एंड sour food substances contain acids. These acidic substances combine with metal and form poisonous metal compounds. This reaction turns food to poison which damage people's health. जैसे कि हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो मेटल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में वही बताया हुआ है कि जो कर्ड और सोर्स फूड सब्सटेंसेस जब हम मेटल के कंटेनर में डालते हैं तो क्या होता है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। मीन्स कि जो फूड जब हम मेटल में डालते हैं तो वो जब उसके साथ रिएक्ट करके पॉइजनस फूड बन जाता है हमारे लिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है। तो इसीलिए हमें क्या है, कर्ड या फिर सौर फूड सब्सटेंसेस को कभी भी मेटल के कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उन्होंने पूछा कि बताओ हम जब जनरली एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है और उस गैस जो है वो उस गैस को टेस्ट भी बताना है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो जब हमने करा था, ये चैप्टर डिटेल में पढ़ा था, तो इससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से करा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको तो ये बहुत ही इजी लगेगा और शायद याद भी होगा। आइए दोबारा से देखते हैं। जब हमें ये तो एक प्रॉपर्टी हमें याद है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो आंसर है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एनी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। फिर इसमें कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन गैस। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल है कि मेटल को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। तो अब हम इन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि आप बताओ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उस जब हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्ट किया एसिड मेटल के साथ, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई, ये बताना है हमने। तो इसको
हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हमने हमारी ये apparatus है, ये हमारा स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, कैंडल ली है, डिलीवरी ट्यूब है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स जो हैं उनको डालना है और फिर उसके बाद हमने इसके बीच में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डालनी है। तो इसमें क्या होगा, जिंक क्या है, जिंक है मेटल, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड। तो एसिड को एक हिसाब से हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हो गया। अब हमने कहा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस की जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो अब हमें मतलब कंफर्म, अब हमें तो पता है, लेकिन अगर बोलें कि हमने ये कंफर्म करना है, टेस्ट बताना है, किसी को रिजल्ट देना है, तो क्या करेंगे, ये जो बीकर लिया हमने, इसमें क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन लेंगे। ये जो है ये क्या है, सोप सॉल्यूशन है। अब एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे जो टेस्ट ट्यूब से सीधे कनेक्टेड होगी इस बीकर के साथ। अब जो इस टेस्ट ट्यूब से जो जिंक ग्रैन्युल मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो इस टेस्ट ट्यूब से डिलीवर हो जाएगी इस बीकर में। तो जब इस बीकर में आएगी तो ये क्या है, सोप सॉल्यूशन है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इस सोप सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होती है। तो क्या होगा कि जब जो इस सोप के जो बबल्स बन रहे होंगे वो बबल के साथ मिक्स होके वो ऊपर को उठेगी। तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, कैंडल को जलाएंगे, कैंडल को फिर हम उन बबल्स के पास लेके आएंगे। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि उन बबल्स में से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो पॉप साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस इसमें से जो प्रोड्यूस हुई वो कौन सी गैस है, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, तो ये बबल्स में हाइड्रोजन गैस होगी, ऊपर को जाएंगे तो हमने कैंडल ली, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो इससे पता चला हमें पॉप साउंड से कि इसमें जो गैस इवॉल्व हुई दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारा मतलब टेस्ट, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना कैसे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce a fluorescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या है कि कोई मेटल कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड है, उसका नाम मान लो कोई भी मेटल का कंपाउंड है, वो रिएक्ट करेगा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेगा अफरसेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि अफरसेंस कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे जब कोक की बोतल या कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें से क्या है, जो झाग ऊपर की तरफ आती है और आवाज़ आती है उसमें से, तो उसको क्या बोलते हैं, अफरसेंस होती है वो। तो एक तो हमें इससे पता चला गया। दूसरा है कि उन्होंने बोला कि द गैस इवोल्ड, जो उसमें से गैस निकली जब मेटल कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, तो उसमें से जो गैस निकली एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, कि उसने बर्निंग कैंडल जो जल रही थी उसको बुझा दिया। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो आग को जलने में मदद करती है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस आग को बुझा देती है। तो जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, तो फिर वो बर्निंग कैंडल को बुझा देगी,
तो वो कौन सी गैस हुई, इससे पता चल गया, कंफर्म हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड हुई। नेक्स्ट इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कहते हैं जब मेटल कंपाउंड ए, कोई भी मेटल कंपाउंड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। मतलब कि एक प्रोडक्ट तो हमने ऊपर ही पता कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हमारे पास आ गया, दे दिया उन्होंने हिंट, कैल्शियम क्लोराइड है। ये थे प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, और मेटल कंपाउंड हमने पता करना है कि अब एक कौन सा मेटल कंपाउंड है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। एज मेटल कंपाउंड रिलीज्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, द गैस इवोल्व्ड हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने अब दिमाग लगाना है, सोचना है कि जैसे कंपाउंड जो बना प्रोडक्ट वो कैल्शियम क्लोराइड है और गैस इवॉल्व हुई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब सोचेंगे कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड से कि हमारा जो कंपाउंड हुआ, जो मेटल कंपाउंड, वो कौन सा हुआ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है और कैल्शियम क्लोराइड बन गया, मतलब Cl मान लो यहाँ से आया होगा, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड है, दैट मीन्स हम देख कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई, तो वो हमारा जो मेटल कंपाउंड है वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि अब देखते हैं रिएक्शन क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तभी हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। कि कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। तो दैट मीन्स कि दैट मेटल कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये था आंसर। तो ऐसे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें कितनी सारी रिएक्शंस हैं, किसी की फॉर्मेशन, किसी केमिकल की फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन होगी या किसी की प्रॉपर्टी की रिएक्शन होगी, तो वो ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान से वो जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, रिएक्शंस जो हैं वो देखनी है। नेक्स्ट है why do HCl and HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। ये दोनों क्या है, एसिड है। वो बोलते हैं ये दोनों जो है ये एक्वेस सॉल्यूशन में एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, बट जो अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे कंपाउंड होते हैं ये क्यों नहीं शो करते एसिडिक करेक्टर। तो हमें पता है कि एसिड वही होता है जो H पॉजिटिव आयन लूज करता है और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव लूज करता है। तो इसमें एसिड की बात हो रही है, तो दैट मीन्स एसिडिक करेक्टर की बात हो रही है, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयंस जो है हम उसका जो है कंसेप्ट लेंगे। तो देखते हैं आंसर है रिलीज ऑफ H positive ion in water will make a compound acidic or non-acidic. Acids are the substances which upon dissociating with water results in producing of hydrogen ion. HCl, HNO3 dissociate in the aqueous solution and give hydrogen ions. Glucose and alcohol contain hydrogen elements but they do not show signs of acidic nature because on dissolving in water they do not give hydrogen ion. तो बोलते हैं कि जब HCl और HNO3 जो है इनको हम जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन जो है उसको रिलीज करते हैं। और जब ग्लूकोज और अल्कोहल को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते। तो एसिड तो वही हुआ जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, दैट मीन्स कि ये शो करते हैं HCl और HNO3 शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर, बट अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो शो नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? कि जो एसिड का aqueous solution होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड। दीज चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस विच आर द रीजन बिहाइंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड। तो क्या है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए
क्या होना ज़रूरी है? चार्ज पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या है? आयंस हैं। जो आयंस हैं, क्योंकि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है, क्योंकि उनमें किसकी प्रेजेंस होती है? आयंस की, जिनको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। तो यही रीज़न है कि एसिड्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? इसका आंसर है HCl doesn't give out hydrogen ions, therefore HCl does not show any acidic behavior and color of the litmus paper remain the same on reacting with HCl gas। कि HCl dry HCl जो है कहते कि जब हम उसको जो ड्राई HCl है कि वो क्या क्या एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता? एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ड्राई HCl है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता? अब तो HCl है, ये तो एक एसिड है, तो लिटमस पेपर उसका कलर चेंज करना चाहिए था, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो HCl ड्राई HCl है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज नहीं करता, तो दैट्स वाई वो एसिडिक बिहेवियर ही नहीं शो करता। जो एसिड बिहेवियर ही नहीं शो करता, जो एसिड ही नहीं होगा तो फिर वो लिटमस पेपर का कलर भी नहीं शो करेगा। तो ये रीज़न आएगा इसका कि HCl doesn't give out the hydrogen ion, therefore HCl does not show any acidic behavior and color of the litmus paper remain the same on reacting with HCl gas. Next question is, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मींस डाइल्यूट करना क्या होता है? डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स हमने पढ़ा था कि दो एसिड्स होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है। ऑन द ऑपोजिट साइड जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एसिड कम होता है। कहते हैं जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा हमने क्या करना है? एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। अब जैसे मान लो कि हमने मिक्स करना है दोनों को, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम वाटर को एसिड में डाल दें, एसिड को वाटर में डाल दें? बट फ़र्क पड़ता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। तो इसका रीज़न क्या होगा ये देखते हैं। While diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to the water and not water to the acid, because if water is added to concentrated acid, it releases huge amount of heat, which may result in explosion and can cause acid burns on one's face, clothes and body parts. Hence, it is safe to add acids to water but not water to acid. इसमें कहा गया है कि हमेशा ये सलाह दी जाती है कि एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में डालते हैं तो क्या होता है कि हीट जो है बहुत सारी हीट का अमाउंट जो है वो रिलीज होता है, और जैसे हम बोल सकते हैं कि धमाका जिसको बोलते हैं, कि अगर एकदम से हम वाटर डाल देंगे एसिड में तो क्या होगा कि वो बाहर की तरफ एक्सप्लोजन जैसा वो निकलेगा, जिससे क्या होगा, या हमारा फेस जलने का खतरा रहता है, या किसी के कपड़े, या हमारे बॉडी पार्ट में। मान लो कोई बीकर में एसिड है, हम उसमें पानी डाल दें तो क्या होगा कि वो बाहर की तरफ एक्सप्लोजन जैसे निकलेगा, हमारे फेस को जला सकता है, हमारे कपड़ों को जला सकते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट को। तो ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमने हमेशा क्या करना है, हमने हमेशा एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में मिक्स करना है जब हमने डिल्यूट एसिड की प्रेपरेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? कहते हैं जब हम किसी एसिड को डिल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आंसर है इसका, when an acid is added to water there will be a fixed amount of hydronium present in the fixed volume of solution. If we dilute the solution, hydronium ion per volume of solution decreases. This in turn decreases hydronium ion in the solution. क्या होगा जब हमने एसिड को वाटर में डाला तो क्या हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स होती है कि मान लो कि एक बीकर है उसमें किसी एक बीकर का हमने कोई एक पोर्शन लिया है, ठीक है, तो उस पोर्शन में अगर कोई पर्टिकुलर हम कोई मेंशन कर रहे हैं कि कोई पोर्शन है, उस पोर्शन में क्या होगा हाइड्रोनियम आयन की फिक्स्ड उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो अगर अब क्या है उसमें एसिड है, वाटर है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है फिक्स है। अब हमने उसको डाइल्यूट किया, उसमें और वाटर की एडिशन कर दी, तो क्या होगा अब वाटर की एडिशन करी तो मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब पानी की एडिशन करी, हमने पानी डाला उसमें, तो क्या होगा कि वो जितना जितना एरिया हमने लिया था कि उस एरिया में हाइड्रोनियम आयन है, तो मान लो पहले उसमें फॉर एग्जांपल हम मतलब ऐसे ले लेते हैं कि मान लो उस रीजन में पहले हाइड्रोनियम आयन जो थे वो 10 थे, जब उसमें हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा अब तो उतने उतने वॉल्यूम में अब तो वाटर भी आ गया, तो हाइड्रोनियम आयन जो है अब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि उसकी जगह पानी ले लेगा। जहाँ 10 मॉलिक्यूल थे अब क्या रह जाएंगे सिर्फ 7 या 6, मतलब कम होने शुरू हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो उसकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, पर जब हम डिल्यूट करते हैं वाटर डालने शुरू कर देते हैं तो क्या होता है डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है वो पर वॉल्यूम जो हमने कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया होता है जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन थी फिक्स, अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए उस पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन डिल्यूशन करने से, किसी एसिड को डिल्यूट बनाने से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? कहते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्यूशन है, हमने उसमें एक्सेस में बेस डाल दिया, एक्सेस में मतलब बहुत सारा बेस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हमने बहुत सारा एक्सेस में बेस जो है वो डिसॉल्व कर दिया, तो बोलते हैं OH नेगेटिव आयन जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर है when base is dissolved in sodium hydroxide solution its hydroxide ion increases but it will reach saturation at some point. After saturation point hydroxide ion concentration is not affected even after adding base further. तो इसमें क्या बताया हुआ है, बोलते कि जब हमने NaOH सॉल्यूशन में बेस की एडिशन करनी है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी एक बेस है मतलब NaOH, तो उसमें से भी OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे, उसमें भी होंगे, और जो हमने बेस डाला उसमें तो उस जो बेस है वो भी OH नेगेटिव रिलीज करता है, तो OH नेगेटिव ऑलरेडी इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और बेस डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी स्टार्टिंग में, बट जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, सैचुरेशन पॉइंट,
तो क्या होगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे हम जितना मर्जी बेस जो है वो डालते रहें, OH नेगेटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतने का उतना ही रहेगा जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो अब सैचुरेशन पॉइंट का पता होना जरूरी है कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है बताते हैं। जैसे मान लो सैचुरेशन का मतलब होता है एक तरह से सेटिस्फाई हो जाना, फुली सेटिस्फाइड। अब मान लो कि एक कोई पर्सन है, उसको जितनी भूख होगी वो उतना ही खाना खाएगा ना। अगर हम उसके आगे जितना मर्जी खाना रख दें, बहुत सारा खाना रख दिया उसके सामने, उसको जितनी भूख है पहले वो उतना खा लेगा। जब उसकी संतुष्टि हो गई तो क्या उसके सामने जितनी मर्जी अच्छी चीज़ रख दें, अच्छे से अच्छा खाना रख दें, पर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसको नहीं खाएगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो चुका है। तो सॉल्यूशंस में भी ऐसे होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि हम किसी चीज़ को उसमें सॉल्यूबल उसमें सॉल्यूबल हो पाए, कि उसमें डिजोल्व कर पाए। जैसे एक गिलास पानी में एक दो तीन चार पाँच चम्मच चीनी, या मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट होगी। अगर हम एक्सेस में चीनी डाल दें, पानी एक गिलास है और उसमें जो चीनी है वो हम 3 डाल दें, तो क्या वो तो नहीं ना पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे मतलब किसी भी, जैसे किसी आदमी की कोई लिमिट होती है कि वो उतना ही खाना खा पाएगा जितनी उसको भूख है, तो ऐसे ही वो सॉल्यूशन में होता है कि कोई लिमिट होती है कि उस पॉइंट तक ही जो वो हमने कोई सॉल्यूट डाला है वो डिसॉल्व होगा, उससे आगे उस सॉल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इसमें है कि सैचुरेशन पॉइंट तक ही इफेक्ट पड़ेगा कि OH नेगेटिव आयन जो है उस वो इंक्रीज होगा उसकी कंसंट्रेशन। बट जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which of is basic? इसका आंसर है, in order to find the hydrogen ion concentration, we can use the rule that states the pH of any solution is inversely proportional to the hydrogen ion concentration. Therefore, it means that the solution that has a lower pH number will have a higher hydrogen ion concentration. Hence, solution A will have a higher hydrogen ion concentration. In addition, solution B will be basic and A will be acidic. क्वेश्चन में हमें ए और बी कोई दो सॉल्यूशन है। ए का पीएच जो है, पीएच की वैल्यू 6 है, बी की 8 है। हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, बताना है ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें एक हमने रूल पढ़ा था जब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है कि जो किसी सॉल्यूशन की पीएच जो होती है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होती है ये हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बार बार यही कह रही हूँ कि जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखें। तो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितनी कम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि कम पीएच वैल्यू वाले, जो 7 से कम वैल्यू होती है पीएच की, वो एसिड होते हैं, और 7 से ज़्यादा जिनकी पीएच की वैल्यू होती है वो बेस होती हैं। तो हमें पता है अब जो 6 है, 6 की वैल्यू कम है, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ए वाले में ज़्यादा होगी, तो ए क्या है, एसिडिक होगा, और बी जो है बेसिक होगा क्योंकि बी की वैल्यू जो ज़्यादा है और इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of the
सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन के नेचर को H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, कि कैसे इफेक्ट करती है किसी सॉल्यूशन की नेचर को H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। इसका आंसर है hydrogen ion concentration decides the nature of the solution. If hydrogen ion concentration increases, then solution turns acidic, and similarly if hydrogen ion concentration decreases, then solution becomes turn basic। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मैंने बोला था क्या रूल है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी पीएच की वैल्यू कम होगी, और जब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन आयन ही डिसाइड करता है कि कोई सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है या एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स पीएच की वैल्यू कम, तो वो क्या हुआ, एसिडिक हुआ। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन कम हुई, दैट मीन्स पीएच की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो वो सॉल्यूशन क्या हुआ, बेसिक हुआ। तो ये हमने रूल जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू बेसिक सॉल्यूशंस also have H positive ions? If yes, then why are these basic? कहते हैं कि क्या जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी H पॉजिटिव आयन होता है? अगर होता है तो हम इनको बेसिक क्यों बोलते हैं, एसिडिक क्यों नहीं बोल सकते? फिर अगर हम बोलते हैं कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव देता है, बेस OH नेगेटिव देता है, बट अगर बेस में भी H पॉजिटिव होता है तो हम उनको बेस क्यों बोलते हैं? आइए पढ़ते हैं। इसका आंसर है, बेसिक सॉल्यूशंस हैज H positive ions, but hydroxide ions present in basic solution are more in basic solution. Hence, hydroxide ion turns solution to basic. कहते हैं कि जो बेस है उसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, बट जो उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मीन्स कि OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज मच मोर देन H पॉजिटिव आयन। तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि H पॉजिटिव आयन्स जो है वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाता कि वो सोल्यूशन एसिडिक हो। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है H पॉजिटिव से, इसीलिए जो हम बेस हैं उनको बेस बोलते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो है ये कंसेप्ट में हमने बहुत अच्छे से वही वीडियोस में पढ़ा था कि ऐसे होता तो एसिड में भी OH नेगेटिव है, बट एसिड में क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है कि उसमें एसिड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि OH नेगेटिव उसके सामने निगलेक्ट किया जाता है। मीन्स कि दोनों में, एसिड में भी बेस में भी H पॉजिटिव भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है, बेस में भी OH नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। बस डिफरेंस ये है कि OH जो बेस है उसमें OH की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, और एसिड में H पॉजिटिव की OH नेगेटिव के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डू एसिडिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव OH नेगेटिव आयंस? इफ यस, देन व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the common name of the compound calcium oxychloride, CaOCl2? CaOCl2 को हम क्या बोलते हैं? ये हमें केमिकल्स जो पढ़े थे डिटेल में उसमें बताया था ना मैंने। तो क्या है, CaOCl2 का कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। कहते वो वाले सब्सटेंस का नाम बताओ जब जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आंसर है, द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो वाला सब्सटेंस जो क्लोरीन के साथ मिलके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम में भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये याद रखने, इसके फॉर्मूले, इनका कॉमन नेम, इनकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज ये हमने 14 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आगे इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.